मेरे बेटे की सगाई की रिसेप्शन पार्टी के दौरान उसकी मंगेतर ने मुझे मेरे ही स्टडी रूम में घेर लिया और धीरे से बोली, सोमवार तक मेरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो में 30 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो मैं आरव को बता दूंगी कि आपने मुझे उससे दूर जाने की भीख मांगी थी। वो हमेशा के लिए आपसे नाता तोड़ देगा। मैंने उसकी तरफ सीधा देखा, फिर अपने पीछे रखी दराज खोली और कुछ ऐसा बाहर निकाला कि उसके चेहरे से पूरा रंग उड़ गया। उसी पल ने आगे होने वाली हर चीज की दिशा बदल दी। लेकिन उस मोड़ तक पहुंचने से पहले आपको समझना होगा कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। कॉल उस मंगलवार की ठंडी सुबह आई, सितंबर के आखिरी हफ्ते में। मैं मुंबई के फोर्ट एरिया में अपनी लॉ फर्म के केबिन में एस्टेट प्लानिंग की फाइलें देख रही थी। सामने विंडो से एंटीलिया और पुराने कॉलोनी टावर्स दिख रहे थे। तभी मेरे फोन पर आरव का नाम चमका। मेरा बेटा ऑफिस आवर्स में शायद ही कॉल करता था। माँ, दोपहर के खाने के लिए फ्री हो? उसकी आवाज में वो उत्साह था जो मैंने आखिरी बार तब सुना था जब वो 17 साल का था और उसे अपना पहला इंटर्नशिप मिला था। हाँ बेटा, क्या बात है? कुछ बड़ा है, एक खबर है। क्या आप 1 बजे वर्ली वाले उस इटालियन कैफे में मिल सकती हैं? मैं 10 मिनट पहले ही पहुंच गई। कांच की दीवार से बाहर देखा तो आरव फुटपाथ पर ऐसे चलता आ रहा था जैसे उसकी जिंदगी अभी अभी एक नई दिशा में खुल गई हो। 29 साल की उम्र में वो बेहतरीन कर रहा था। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, बांद्रा में अपना सी फेसिंग अपार्टमेंट और वो सब कुछ जिसकी उसने नॉर्थ कैंपस से ग्रेजुएशन के बाद मेहनत की थी। डेटिंग करता था लेकिन कुछ गंभीर नहीं, उसके लिए करियर पहले आता था। वो बूथ में बैठा, उसके गाल समुद्री हवा से गुलाबी हो रहे थे। माँ, मैं सगाई कर रहा हूँ। किससे? उसका नाम अनुष्का मेहरा है। उसने फोन निकाला और फोटो दिखाया। 4 महीने से साथ हैं। पता है जल्दी है, लेकिन माँ जब दिल मान जाए तो मान ही जाता है ना। फोटो में मौजूद महिला बेहद परिष्कृत दिख रही थी। करीब 30 के बीच, फिट ब्लेजर, तेज मुस्कान। दोनों किसी रूफटॉप टेरेस पर खड़े थे। पीछे मुंबई का स्काईलाइन चमक रहा था। 4 महीने बहुत कम होते हैं बेटा, जानता हूं, लेकिन माँ वो मुझे समझती है, बेहद होशियार है, अपनी खुद की कंसल्टेंसी चलाती है, मेरे काम को पूरा सपोर्ट करती है। उसकी आंखें चमकीं, मेरे सपनों से डरती नहीं। मैं सच में वो खुशी महसूस करना चाहती थी जो एक माँ को महसूस होनी चाहिए। लेकिन अनुष्का की मुस्कान में और जिस तरह वो स्काईलाइन को अपने बैकड्रॉप की तरह इस्तेमाल कर रही थी, उसमें कुछ ऐसा था जिसने मेरे भीतर बेचैनी की हल्की फुसफुसाहट डाल दी। मैं उससे मिलना चाहूंगी, यही तो चाहता था। इस वीकेंड डिनर आपके घर। आप दोनों को एक दूसरे को ठीक से जानना चाहिए। शनिवार शाम मैंने अपने बांद्रा के घर को तैयार किया। डाइनिंग टेबल पर वो चीनी सेट सजाया जो मेरे एक्स हस्बैंड के साथ तलाक के बाद भी मेरे पास रह गया था। अपने हाथों से आरव की पसंद का स्पेशल रोस्ट चिकन बनाया जिसे वो बचपन से पसंद करता था। वे ठीक 7 बजे पहुंचे। अनुष्का मेरे घर ऐसे दाखिल हुई जैसे कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करने आई हो। लंबी, महंगे कपड़े, जरूरत से ज्यादा सख्त हैंडशेक और मुस्कान बहुत परफेक्ट। नंदिनी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आरिफ तो हमेशा आपकी ही बातें करता है। उसकी निगाहें पूरे घर का निरीक्षण कर रही थीं। बहुत खूबसूरत बंगला है। ये तो आप 2-2.5 करोड़ से कम का नहीं होगा, है ना? मैंने काफी समय से इसकी वैल्यू नहीं चेक करवाई। अच्छा निवेश है। मैं कभी कभी रियल एस्टेट क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, ज्यादातर मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स, लेकिन हेरिटेज होम्स मुझे पसंद हैं। वो मेरे लिविंग रूम में घूमती हुई किताबों की शेल्फ के पास रुकी। फर्स्ट एडिशन, कमाल का कलेक्शन। आरव उसके पीछे पीछे घूम रहा था। उसके हर रिएक्शन को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी मंजूरी बहुत जरूरी हो। एक असंतुलन साफ दिख रहा था और परेशान करने वाला भी। डिनर अच्छी शुरुआत से हुआ। अनुष्का ने अपने वेंचर्स के बारे में बड़ी खूबसूरती से बताया। उभरते मार्केट्स, क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स, टोकन बेस्ड प्रॉपर्टीज। हम एक बड़े प्री लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, उसने सहजता से कहा। हमारे शुरुआती पार्टनर्स को 20 से 30% मासिक रिटर्न मिल रहा है। मेरे फाइनेंशियल लॉ बैकग्राउंड ने तुरंत अलार्म बजाया। इतना हाई रिटर्न असामान्य है। इसका रिस्क मॉडल क्या है?
अनुष्का की मुस्कान और चिकनी हो गई। यही तो डिसरप्टिव फाइनेंस की खूबसूरती है। मार्केट की कमियों और एल्गोरिथमिक आर्बिट्राज से रिटर्न आता है। जटिल है पर असरदार। आरिफ तुरंत बोला, 2 मेरे ऑफिस वाले लोगों की सेविंग्स उसने डबल करा दी। एक ने तो कार लोन भी उतार दिया। डिनर इसी तरह चलता रहा। वो निवेशकों के नाम सहजता से गिराती जाती, अपने वर्सोवा वाले हाई राइज रेंटल का जिक्र करती, मेरे क्लाइंट्स, मेरे एसेट्स, मेरी फर्म की स्ट्रक्चर के बारे में हल्के हल्के सवाल करती। जब आरिफ किसी कॉल के बहाने बाहर गया, उसका व्यवहार बदल गया। शिष्टता वही थी, लेकिन अंदर कुछ नुकीला उभर आया। आरिफ ने बताया कि आपने तलाक के बाद करियर फिर से बनाया। काबिले तारीफ। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसे स्थिरता मिलनी चाहिए, कोई ऐसा पार्टनर जो उसकी आदत की लाइफस्टाइल को बनाए रख सके। उसने मेरी आंखों में गहराई से देखा, जांचती हुई। उम्मीद है हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। परिवार को परिवार का साथ देना चाहिए। नहीं, ये बातचीत नहीं थी, ये पोजीशनिंग थी, पावर प्ले। वे चले गए और मैं अपनी स्टडी में बैठकर उस ग्लॉसी बिजनेस कार्ड को घूरती रही। मोटा पेपर, उभरा हुआ नाम, अनुष्का मेहरा, फाउंडर, मेहरा स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग। मैंने लैपटॉप खोला। उसका लिंक्डइन बहुत परफेक्ट दिख रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री, कंसल्टिंग रोल्स, स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस में स्पीकर, सब कुछ बिल्कुल चमकदार। लेकिन वित्तीय धोखाधड़ी में 25 साल काम करने के बाद मुझे रेड फ्लैग्स पहचानने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। बहुत ऊंचे दावे, अस्पष्ट मॉडल्स, आक्रामक रिटर्न। सोमवार सुबह मैंने महाराष्ट्र सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में अपने पुराने कॉन्टैक्ट राजेश नायर को फोन किया, जिसके साथ मैंने कई फ्रॉड मामलों पर काम किया था। राजेश, एक अनौपचारिक चेक चाहिए। नाम अनुष्का मेहरा, कहती है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी चलाती है। उसका जवाब मंगलवार दोपहर आया। नंदिनी, उस नाम से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ना लाइसेंस, ना फाइलिंग्स। अगर वो निवेश ले रही है तो गैर कानूनी है। और क्या मिला? कुछ कॉल्स की। उसका नाम 3 साल पहले बेंगलुरु में एक गिरे हुए इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आया था। करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ था। उस पर चार्ज नहीं लगा, पर स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के रूप में उसका नाम था। मेरी सांस अटक गई। वित्तीय रूप से खतरनाक है। बिल्कुल, व्यक्तिगत तौर पर कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आपका बेटा उससे जुड़ा है, सावधानी से चलिए। मैंने आरिफ को कॉल किया, सीधा वॉइसमेल, मैसेज किए, कोई जवाब नहीं। रात 8 बजे उसका मैसेज आया, माँ बिजी हूँ, क्या चाहिए? मुझे अनुष्का के बारे में बात करनी है। माँ, अगर ये उसके बिजनेस के बारे में है तो मैंने बताया था, वो सब लीगल है। आरिफ, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं, कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं, और वो उस पार्टनरशिप से जुड़ी थी जहां लोगों के करोड़ों डूबे। लंबी ठंडी चुप्पी। आपने उसके पीछे जासूसी करवाई। मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूँ। किससे? किसी ऐसे इंसान से जिसे मैं चुन रहा हूँ। अनुष्का ने कहा था आप ओवर रिएक्ट करोगी। उसने कहा आप में एक पैटर्न है। पैटर्न? हना, मेलिसा, हर किसी के साथ आप हमेशा कुछ न कुछ गलत ढूंढ लेती हैं। शायद आपको पसंद ही नहीं कि मेरे जीवन में कोई मजबूत, सफल, स्वतंत्र औरत आए। लाइन कट गई। बुधवार सुबह मेरी असिस्टेंट बोली, एक महिला आई है, कहती हैं जरूरी है। अंदर आई एक सजी धजी, करीब 50 की महिला, लीना कपूर। आंखों में सालों की थकान। मुझे आपका नाम राजेश ने दिया। कहा कि आप अनुष्का मेहरा के बारे में पूछ रही थीं। आप उसे जानती हैं? उसने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। उसने मेरे सामने एक फोल्डर रखा, हाथ कांपते हुए। मेरी बेटी सना, बायोमेडिकल इंजीनियर। वो अनुष्का से हैदराबाद के एक स्टार्टअप इवेंट में मिली थी। उसने फोटो आगे खिसकाए। एक मुस्कुराती हुई सना, फिर वही चेहरा, थका हुआ, बुझा हुआ। अनुष्का ने उसे एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप में शामिल करवाया। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्जी प्रोजेक्ट्स। सना ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स $68,000 के बराबर लगा दिए। फिर कुछ भी असली नहीं था। अनुष्का गायब, पैसा ऑफशोर खातों में। सना ने केस करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ शेल कंपनियों के पीछे छिपा था। उसने और दस्तावेज दिखाए, पुलिस रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, धोखा खाए लोगों की लिस्ट।
अनुष्का ऐसे ही लोगों को निशाना बनाती है, महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल्स। कभी रोमांस, कभी मेंटोरशिप, कभी पार्टनरशिप, जो भी भरोसा जीतने का सबसे तेज तरीका हो। फिर वो सब कुछ निकाल लेती है। वो चली गई और मैं घंटों उन दस्तावेजों में घिरी बैठी रही। एक साफ पैटर्न उभर रहा था। सक्सेस ड्रिवन टारगेट्स, इमोशनल मैनिपुलेशन, आर्थिक तबाही, फिर अचानक गायब। मैंने आरव को फिर कॉल किया, ब्लॉक। दूसरे नंबर से मैसेज, कोई जवाब नहीं। मैं उसके अपार्टमेंट गई, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। गुरुवार को आरव की कोवर्कर कियारा मेनन का कॉल आया, मैम मैं आरव को लेकर चिंतित हूँ। क्यों? मीटिंग्स मिस कर रहा है। कह रहा था कि जॉब छोड़कर अनुष्का की कंपनी में सीईओ बनेगा। मेरा दिल धड़कना बंद सा हो गया। कियारा, क्या उसने उसमें पैसा लगाया? पता नहीं, पर पिछले हफ्ते उसने 401 के जैसे रिटायरमेंट फंड के बराबर अपनी पीएफ और एसआईपीज कैश आउट करने का पूछा, करीब 30-40 लाख। जब मैंने उसे पेनल्टी बताई, वो नाराज हो गया। आरव की पूरी सुरक्षा खतरे में। शुक्रवार तक मैंने सारे सबूत जोड़ लिए, लीना की फाइलें, रेगुलेटरी नोट्स, न्यूज़ क्लिपिंग्स, एक पूरा पैटर्न सजा दिया। शनिवार दोपहर मैं उसके बिल्डिंग के बाहर इंतजार करती रही। जब अनुष्का बाहर निकली, मैंने इंटरकॉम दबाया, आरव प्लीज 10 मिनट। लंबी चुप्पी के बाद दरवाज़ा खोला। मैंने सब दिखाया। वो दस्तावेज पढ़ता गया, चेहरा सख्त, भावनाएं पढ़ना मुश्किल। ये सब दूसरे लोग हैं माँ, पैटर्न देखो। उसने सिर हिलाया। गुस्सा उसके जबड़े पर साफ दिख रहा था। अनुष्का ने सब समझाया, वो लोग खुद लापरवाह हैं, उसकी गलती नहीं। रेगुलेटर्स को खुद कॉल करो। उसने फोल्डर वापस मेरी तरफ धकेला। आपको बर्दाश्त नहीं कि कोई और मेरे जीवन में प्रभाव रखे। कितना दिया इन लोगों को मेरी मंगेतर को बदनाम करने के लिए। आरव, मैं बस निकल जाइए और मुझसे संपर्क मत कीजिए। लेकिन उसकी आंखों में मैंने देखा एक हल्की सी दरार, शक की बहुत छोटी किरण। 2 दिन बाद ईमेल आया, एंगेजमेंट सेलिब्रेशन, शनिवार 5 नवंबर, अनुष्का मेहरा के पेंट हाउस में। मेरा नाम लिस्ट में था। संकेत था, वो दरार बढ़ रही थी। अगले 2 हफ्ते मैंने लीना और राजेश के साथ काम किया, पीड़ितों के बयान जुटाए, टाइमलाइन और साफ हुई। फिर मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखा, समरदीप रेड्डी, वित्तीय अपराध विशेषज्ञ। रिपोर्ट गुरुवार को आई, पार्टी से 2 दिन पहले। अनुष्का मेहरा उसका असली नाम ही नहीं था। वो असल में अनुष्का मल्होत्रा, केरल में जन्मी। 31 की उम्र तक 2 बार दिवालिया। एक पूर्व पार्टनर ने दिल्ली में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया था। फीनिक्स में मॉर्गेज फ्रॉड केस में पूछताछ के लिए इंटरेस्टेड पार्टी घोषित। वित्तीय हालात और बुरे। पिछले 3 महीनों में उसे 75 लाख से ज्यादा की ट्रांसफर मिली थी। आरव के अकाउंट में निकले पैसे, पूरी पीएफ, एसआईपीज, सेविंग्स, कुल मिलाकर 29-30 लाख। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज आखिर में आई। समरदीप ने पैसे के रास्ते का पूरा ट्रैक कर लिया था। समरदीप ने जिन ट्रांजैक्शंस का पीछा किया था, वे कैमन आइलैंड्स के खातों में पहुंचकर 2 दिन तक वहीं रुके रहे। फिर सीधे 3 अलग अलग शेयर कंपनियों के अमेरिकी खातों में वापस आ गए। तीनों पर अनुष्का का पूरा कंट्रोल था। कोई क्रिप्टो ट्रेड नहीं, कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं, बस पैसों का चक्कर, इधर से उधर, उधर से वापस। आखिरकार फिर उसके पर्सनल अकाउंट में ही आकर टिक जाते। शनिवार शाम मैं उसके वर्सोवा वाले हाई राइज टावर पहुंची। संगमरमर की लॉबी, यूनिफॉर्म में डोरमैन, महकते लिफ्ट, उस तरह की जगह जिसकी कीमत महीना 4-5 लाख से कम नहीं होती और जिसका सारा खर्च मेरे बेटे जैसे लोगों से आता था। पेंट हाउस में हलचल थी। आरव के ऑफिस के कई लोग थे और बहुत से अजनबी चेहरे जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा था। महंगे स्नैक्स, शैंपेन टावर और ऐसी प्लेलिस्ट जो लग्जरी चिल्ला रही थी। सब कुछ ऐसा था जैसे उसने अपने सफलता के मिथक को बनाने के लिए सेट सजाया हो। आरव बेहद हैंडसम लग रहा था। चारकोल रंग का सूट और उसकी उंगली में चमकती सगाई की अंगूठी, जिसके बारे में अब मुझे शक था कि शायद वो उतनी कीमती नहीं जितनी दिखती है। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर कसावट आई,
पर सोशल एक्सपेक्टेशंस ने उसे विनम्र बनकर बोलने पर मजबूर किया। मॉम, अच्छा हुआ आप आ गईं। ये मौका मैं मिस नहीं करती। अनुष्का कहाँ है? उसने बालकनी की ओर इशारा किया, जहां वो मेहमानों से घिरी खड़ी थी और ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के भविष्य पर भाषण दे रही थी जैसे इसका आविष्कार उसी ने किया हो। मैं चुपचाप कमरे में घूमती गई, सब कुछ देखते हुए। हर चीज परफॉर्मेंस चिल्ला रही थी। सिर्फ शैंपेन ही लाखों की होगी, केटरिंग किसी की आधे साल की ईएमआई बना दे। ये सब भ्रम था, धुएं का पर्दा, एक ऐसी औरत के लिए जो दुनिया को सिर्फ तबाही देती थी। करीब 9 बजे अनुष्का मेरे पास आई। नंदिनी जी, आपको देखकर अच्छा लगा। क्या हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं? बिना मेरे जवाब का इंतजार किए वो मुझे कांच की दीवारों वाले एक ऑफिस में ले गई। लेदर चेयर, महंगी पेंटिंग्स, बाहर चमकते शहर की रोशनी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसका मुखौटा पूरी तरह उतर गया। मुझे पता है आप क्या कर रही हैं, उसने कहा। रेगुलेटर्स को कॉल, बैंगलोर और फीनिक्स तक खुदाई। क्या आपको लगता है मुझे खबर नहीं मिलती? मेरी उंगलियां सहजता से ब्लेजर की जेब में गईं, जहां समरदीप का दिया छोटा रिकॉर्डर पहले से चालू था। मैंने उसे लिफ्ट में ही ऑन कर दिया था। साफ साफ बात करते हैं, वो करीब आकर बोली, उसकी आवाज धीमी और धारदार। आरव मुझ पर भरोसा करता है और वो मेरे वेंचर्स में काफी पैसा लगा चुका है। अगर आपने मुझ पर दबाव डालना जारी रखा तो मैं उसे बता दूंगी कि आपने मुझे रिश्वत देकर उससे दूर जाने के लिए कहा था। मैंने स्क्रीनशॉट्स तैयार कर लिए हैं, फर्जी बैंक ट्रांसफर्स, सब पर आपका नाम। वो तो पहले से मानता है कि आप कंट्रोलिंग हैं, बाकी मैं संभाल लूंगी। उसने मोबाइल दिखाया, एक बनावटी ट्रांसफर रिसीट जिस पर मेरा नाम था। ये पूरी तरह नकली है, मैंने कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने ठंडे स्वर में कहा। वो मुझ पर यकीन करेगा और जैसे ही वो आपको पूरी तरह अपनी जिंदगी से काट देगा और कोई सवाल करने वाला नहीं रहेगा, तब मैं उसे उसकी हर बची हुई संपत्ति बेचने की प्रक्रिया से गाइड कर दूंगी। उसका फ्लैट आसानी से होम इक्विटी लोन 20-25 लाख की बात है। उसकी रिटायरमेंट स्कीम, कई कंपनियां एम्प्लॉयज बोरोइंग अलाउ करती हैं। जब तक मैं काम खत्म करूंगी वो कंगाल हो चुका होगा। मेरे जबड़े कस गए। तुमने हर कदम प्लान किया है। मैं अपने काम में बेहतरीन हूं, वो बिना झिझक बोली। तो डील सुनिए, सोमवार तक मेरे क्रिप्टो लेजर में 30 लाख रुपए डाल दीजिए। इसे मैं स्वैच्छिक निवेश दिखा दूंगी। 6 महीने बाद मैं एक फर्जी मार्केट क्रैश बना दूंगी। हम सब नुकसान में रहेंगे। आरव को फिर से खड़े होने लायक छोड़ दूंगी और मैं साफ सुथरी निकल जाऊंगी। अगर पैसे नहीं भेजे तो सोमवार सुबह आरव को पता चल जाएगा कि आपने मुझे खरीदने की कोशिश की थी। और अगर मैं कुछ न भेजूं तो मैं उसे उसके आखिरी रुपए तक निचोड़ लूंगी, धीरे धीरे, सटीकता से। वो साइन करेगा, को साइन करेगा, मुझ पर भरोसा करेगा और आप बाहर खड़ी देखती रह जाएंगी। मैंने उसे देखा, उस औरत को जिसने बर्बादियों को अपना करियर बनाया था। फिर मैं मुस्कुराई। अनुष्का, तुमने एक गलती कर दी। मैंने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग रोककर प्ले दबाया। उसकी अपनी आवाज कमरे में गूंज उठी, ठंडी, साफ, बेनकाब। सोमवार तक मेरे क्रिप्टो अकाउंट में $3 लाख भेज दो। उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर गुस्से से लाल। ये मुझे दो, वो झपटी। मैं पीछे हट गई, हाथ दरवाजे के हैंडल पर। ये रिकॉर्डिंग मैं सेबी, पुलिस और आरव तीनों को भेजूंगी। जब तक तुम कल सुबह तक मुंबई छोड़ नहीं देती, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी, उसने फुफकार कर कहा। ये रिकॉर्डिंग एडिट की जा सकती है, कोशिश कर लेना, मैंने कहा। मेरे पास तुम्हारे 6 पीड़ित गवाह हैं, ऑफशोर खातों तक ले जाने वाली बैंक स्टेटमेंट्स हैं, तुम्हारे असली नाम पर दर्ज लीगल केस हैं, बैंक्रप्सी फाइलिंग्स हैं, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। उसकी हिम्मत टूट गई। तुम समझ नहीं रही, वो लगभग रो पड़ी। मेरे निवेशक हैं, खतरनाक लोग, रिटर्न चाहते हैं। वो मेरी समस्या नहीं, मैंने कहा। उसकी आवाज गुस्से से विनती में बदल गई। क्या चाहती हो तुम? मैं आरव को छोड़ दूंगी, पर प्लीज पुलिस के पास मत जाना।
मैं चाहती हूँ कि तुम उसे सच बताओ। वो गुर्राई। वो तुम पर यकीन नहीं करेगा। मैंने महीनों भरोसा बनाया है। तुम्हारे पास सिर्फ एक रिकॉर्डिंग है, तो आजमा लेते हैं। मैंने दरवाजा खोला और वहीं खड़ा था आरव, पीला पड़ा चेहरा, पीछे कियारा और 2-3 और सहकर्मी। तुमने कितना सुना बेटा? मैंने धीमे से पूछा। आरव की आवाज कांप रही थी। सब कुछ। वो शायद अनुष्का को ढूंढता हुआ आया था, पर दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। वो हमारी पूरी बातचीत सुन चुका था। उस पल से जब उसने मुझसे 30 लाख मांगे थे। अनुष्का का चेहरा फिर मुस्कान वाले नकली रूप में बदल गया। आरव, ये सब गलत है। तुम्हारी माँ ने मुझे फंसाया, मजबूर किया। आरव ने अपना फोन उठाया। मैंने भी रिकॉर्ड किया है। अनुष्का के चेहरे पर पहले क्रोध, फिर इनकार, फिर हताशा और आखिर में विष भरी घृणा छा गई। तुम बेवकूफ लड़के, वो चिल्लाई। तुम समझते क्या हो? तुम्हारी कॉर्पोरेट नौकरी क्या बड़ी चीज है? कियारा आगे बढ़ी। आरव ने मुझे अपने बैंक निकासी दिखाई। तुमने उसका सब कुछ ले लिया, $42,000 के बराबर। अनुष्का चिल्लाई। अगर तुम लोग क्रिप्टो की दुनिया नहीं समझते तो मेरी गलती नहीं है। आरव की आवाज अचानक बेहद शांत हो गई, खतरनाक शांत। कोई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म था ही नहीं, है ना? उसकी चुप्पी ही जवाब थी। उसने अपनी सगाई की अंगूठी उतारी, उसकी ओर बढ़ाई। ये भी नकली है ना? क्यूबिक जिरकोनिया। उसने इनकार भी नहीं किया। मेरी जिंदगी से अभी निकल जाओ, आरव ने कहा। अभी? अनुष्का ने कोट उठाया, मुझे घूरा। तुम नहीं जानती तुम किससे भिड़ रही हो। अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने शांत स्वर में कहा। पुलिस रास्ते में है। वो रास्ते में नहीं थी, पर उसे पता नहीं था। वो भाग गई। सबके जाने के बाद मैं और आरव उसी खाली पेंट हाउस में बैठे थे। शैंपेन अनटच्ड, कैटरिंग का खाना ठंडा और सख्त हो चुका था। मैंने उसे सब कुछ दे दिया। उसने टूटती आवाज में कहा, मेरी सेविंग्स, मेरा रिटायरमेंट फंड, मेरा भरोसा। मैं इतना अंधा कैसे हो गया? तुम अंधे नहीं हो, मैंने कहा। तुम इंसान हो और वो एक प्रोफेशनल मैनिपुलेटर। आपने चेतावनी दी थी, उसने कहा। मैंने आपके कॉल ब्लॉक कर दिए, आपको कंट्रोलिंग कहा। तुम उस चीज की रक्षा कर रहे थे जो तुम्हें सच्ची लग रही थी, मैंने कहा। ये बेवकूफी नहीं, इंसानियत है। अगला हफ्ता वकीलों, पुलिस रिपोर्टों और कागजी लड़ाई में बीत गया। मौके बहुत कम थे। उसने ज्यादातर पैसा ऑफशोर भेज दिया था। हमने उसे पहले डेनवर में ट्रैक किया, फिर फीनिक्स में, फिर वो गायब हो गई, जैसा वो पहले कई बार कर चुकी थी। आरव कुछ महीने मेरे साथ रहा। उसके पास अब पैसे नहीं थे, अपना फ्लैट भी नहीं रख पाया। नुकसान में बेचा। करीब 35-40 लाख उड़ गए। उसकी सेविंग्स पूरी खत्म। थेरेपी शुरू हुई। शर्म, गुस्सा, विश्वासघात, सबका सामना किया। कुछ सेशंस में मैं भी गई, ट्रस्ट और हीलिंग पर काम करने के लिए। 3 महीने बाद FBI से कॉल आया। उन्होंने उसे सिएटल में ढूंढ लिया था। वो एक डेंटिस्ट पर वही स्कैम आजमा रही थी। आरव की रिपोर्ट के बाद 6 और पीड़ित सामने आए। अब उसके खिलाफ मुकदमे के लिए पर्याप्त सबूत थे। ट्रायल सितंबर में तय हुआ। आरव को गवाही देनी थी। हमने फेडरल प्रोसिक्यूटर से मुलाकात की, एविडेंस तैयार किए, बयान का अभ्यास किया। एक गर्म जून की शाम हम घर के पीछे डेक पर बैठे थे। हवा में बोगनविलिया की हल्की खुशबू थी। माँ, मुझे कुछ कहना है। मैंने कप नीचे रखा। थैंक यू, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तब भी मुझे बचाते रहने के लिए जब मैं खुद आपको दूर धकेल रहा था। आपने मुझे सब कुछ खोने से बचा लिया। तुम खुद भी सच इवेंचुअली देख लेते, मैंने कहा। शायद, उसने कहा। लेकिन तब तक मैं अपना घर, अपना क्रेडिट, शायद और भी बहुत कुछ खो चुका होता। आपने मेरे और विनाश के बीच खड़े होकर लड़ाई लड़ी, जबकि मैं आपको गलत साबित करने में लगा था। माएँ यही करती हैं, मैंने कहा। नहीं, वो धीमे से बोला। माएँ बच्चों से प्यार करती हैं, लेकिन आपने इतना प्यार किया कि आपने मुझे आपको नफरत करने दिया, बस मुझे बचाने के लिए। वो ज्यादा मुश्किल है। सितंबर आया। ट्रायल 3 हफ्ते चला।
अनुष्का के वकील ने सब कोशिशें की। एंट्रैपमेंट, पीड़ितों को अस्थिर कहना, निवेशों को दुर्भाग्य बताना, कुछ भी काम नहीं आया। आरव की गवाही शांत, सटीक और बेहद प्रभावशाली थी। बाकी पीड़ितों ने भी बयान दिए। फाइनेंशियल ट्रेल ने सब कुछ साफ कर दिया। जज ने उसे 6 साल की सजा सुनाई। रेस्टिट्यूशन का आदेश भी दिया गया, हालांकि हम जानते थे कि ज्यादातर पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। कुछ एसेट जब्त हुए, पर वो रेत में मुट्ठी भर पानी जैसा था। कम से कम अब वो दोबारा लोगों को इतनी आसानी से नहीं छल पाएगी, कम से कम अमेरिका में नहीं। सजा सुनने के बाद हम दोनों कोर्ट हाउस के बाहर खड़े थे, पतझड़ के पत्ते फुटपाथ पर उड़ते हुए। क्या ये सचमुच खत्म हो गया? उसने धीमे से पूछा। हाँ बेटा, खत्म, मैंने कहा। वो थका हुआ मेरे कंधे से टिक गया। मैंने सब खो दिया, लेकिन आपको वापस पा लिया। अजीब है, पर यही जीत लगती है। पिछले महीने आरव को प्रमोशन मिला, बेहतर सैलरी, बेहतर पद। धीरे धीरे फिर से खड़ा हो रहा है। एक छोटा सा नया अपार्टमेंट लिया है जिसे वो संभाल सके। फिर से डेटिंग शुरू की है, सावधानी से। हम हर रविवार साथ खाना खाते हैं। कभी अनुष्का की बातें होती हैं, कभी हम उस विषय को छूते भी नहीं। पिछले रविवार रोस्ट चिकन खाते हुए आरव ने मुझसे पूछा, माँ, जब आपने उस पार्टी में रिकॉर्डिंग चलाई, क्या आपको डर था कि मैं तब भी आप पर भरोसा नहीं करूंगा? मैंने सोच कर कहा, हाँ, बहुत डर था, लेकिन मुझे भरोसा था कि अनुष्का की सारी मैनिपुलेशन के नीचे तुम अब भी तुम ही हो। वो मजबूत, समझदार इंसान जिसे मैंने पाला। वो हल्का सा मुस्कुराया। लगता है माँ, आप सही थीं। माँ का प्यार बच्चों के फैसले कंट्रोल करना नहीं होता। वो उन दरवाजों पर पहरा देना होता है जहाँ खतरे छुपे हों, चाहे बच्चे उसे देख ना पाएं, चाहे वे उस वक्त आपको दूर धकेल दें, चाहे एक पल के लिए वे आपसे नाराज हों। मैं ये सब फिर से करूंगी, बिना हिचकिचाहट, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं है, ये प्यार है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। क्या आपने भी कभी किसी को बचाने की कोशिश की है जब वो खुद नहीं मानना चाहता था कि उसे बचाव की जरूरत है? आपका अनुभव किसी और की मदद कर सकता है। और याद रखें, 30 लाख की डिमांड कभी अचानक नहीं आती। वो महीनों की मैनिपुलेशन, दूरी बनाना और भरोसे के दुरुपयोग पर टिकी होती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।